नमस्कार ध्यान। आप लोग जब से सीटी के अंदर इस बार एक नया 4 टॉपिक को ऐड किया गया है तब से बड़े ही कंफ्यूज में थे, सर जी क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और ये चीज क्या होती है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरे के पूरे इन चारों टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो 4 टॉपिक हमारे लिए ऐड हुए हैं, सीपीआर, फर्स्ट एड जिसको हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन और ड्रग्स एब्यूज, ये है क्या और इनका संबंध किनके साथ में है और इनके लिए क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करें सीपीआर के बारे में, तो अगर किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन, हृदय की गति रुक जाए और ऐसी स्थिति में वो मरनासन हो, मृत्यु होने वाली है, तो समय पर उसको सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सकती। उसकी पूरी की पूरी तकनीकी आपको इसके अंदर बताई जाएगी। किस तरह से उसकी छाती को कंपोज करना है, चेस्ट को दबाना है और सही समय पर सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जाती। देखो कई बार सड़क दुर्घटना या किसी अन्य व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसको समय पर सीपीआर न मिलने के कारण उसकी जान चली जाती है। एकदम फैक्ट है। और लाखों संख्या के अंदर लोग इस सीपीआर न मिलने के कारण मर रहे हैं। अगर उसको समय पर सीपीआर दे दी जाए, अब दे कैसे, हमको तो पता ही नहीं है। तो सरकार यही चाह रही है कि इस बार आप लोगों को उसके बारे में एग्जाम के अंदर भी पढ़ाया जाए, बताया जाए, ताकि आप उसके बारे में जागरूक रहो और आप अगर ऐसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास में मौजूद रहो तो उसको सीपीआर देकर उसकी जान बचा सको। दूसरा आ रहा है प्राथमिक उपचार, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। तो किसी दुर्घटना या चोट लगने पर तुरंत उसको सहायता पहुंचाना, ये त्वरित उपचार कहलाता है। चोट लगने, जलने, खून बहने आदि पर प्राथमिक उपचार होता है। और प्राथमिक उपचार से भी कई बार हम बड़े नुकसान से, किसी का ब्लड हाथ कट गया और खून बह रहा है, अगर उसको हम ढंग से पट्टी बांधकर प्राथमिक उपचार करके उसको हॉस्पिटल भेजे तो हो सकता है उसके ब्लड के स्त्राव में कमी आए और हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उसके जान बचाई नहीं। कई बार रक्त बहने के कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले व्यक्ति खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया, देखो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट रहते हैं। सोशल मीडिया अच्छा भी है, बुरा भी है। तो यहां हम लोग बात करेंगे ये सोशल मीडिया का, जब अति हर चीज की खराब होती, अति सर्वत्र वर्जिते, किसी चीज को जब हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। ठीक ऐसे ही सोशल मीडिया भी, जब हम इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो हमारे मेंटली और फिजिकली किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, किस प्रकार से हमको ये नुकसान पहुंचाता है। इससे हमारा एकाग्रता भंग होती है, तनाव, नींद की समस्या, आत्मविश्वास में कमी आदि आदि। तो हम किस तरह से अपने जीवन के अंदर इसको बैलेंस करके रहें। फिर आता है डर गेग। देखो आज के युवाओं के अंदर ये ड्रग्स या नशा एक शौक सा होता जा रहा है। तो इस नशे के दुरुपयोग के बारे में, इसे स्वास्थ्य के ऊपर क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में बताना, इसका कैसे समाधान किया जा सकता है, किस तरह की इससे परेशानियां हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी इनके बारे में। आइए हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सीपीआर के बारे में। ये सीपीआर जो सिलेबस के अंदर हमारा नया ऐड हुआ है, पहला प्रश्न बन जाता है इस सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, आप सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है। तो इसको क्या कहा जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन। आखिर ये क्यों दिया जाता है, किसी व्यक्ति को हृदय गति रुकने पर उसके हृदय को, उसके हार्ट को पंप करना और उसको कृत्रिम रूप से ब्लड की सप्लाई, उसके ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई उसके मस्तिष्क और दूसरे अंगों तक पहुंचाना। क्योंकि हार्ट पंप करता तभी ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर के अंदर होती, बॉडी के अंदर होती है। तो अब हार्ट ही रुक गया तो कैसे, तो उसको पंप करके पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई करना। अब प्रश्न बनता है कैसे दी जा सकती है। तो इसके अंदर दो चीज होता है, एक तो पंप को कर और दूसरा होता है मुंह से उसको श्वास देकर। अपने मुंह में श्वास भरी, उसके मुंह में फूकी, फिर तो ये एक अनुपात, इसका एक रेशियो होता है। 30 बार तो आपको हार्ट को पंप करना, 1 2 3 4 5 3 ऐसे करके 30 बार, और फिर 2 बार उसको आप अपने मुंह से सांस देंगे। तो कृत्रिम सांस देंगे 2 बार और छाती दबाएंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका रेशियो क्या रहेगा। फिर ये जो छाती को दबाने की जो गति रहेगी वो रहेगी 1 मिनट के अंदर 100 से लेकर 120 बार। अगर कोई छोटा बच्चा है तो वहां हम लोग क्या करें, तो छोटे बच्चा शिशु का 1.5 इंच तक, बच्चे के अंदर 2 इंच तक, और बड़ा है तो 2 से लेकर 2.5 इंच तक उसकी छाती को हम पंप कर सकें। जितना जल्दी हम सीपीआर देंगे उतना ही जल्दी हम लोग क्या करेंगे, किसी की जान को बचा सकेंगे। अब देखो ये सीपीआर में देने में सबसे एक इसका सीक्वेंस बनाया गया है। पहले सीक्वेंस अलग था, अब सीक्वेंस अलग हो गया है। पहले सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस के अंदर क्या था, उसके अंदर था एबीसी। एबीसी के अंदर अराइवर, सिर को पीछे की तरफ झुकाना, फिर बी के अंदर उसको कृत्रिम सांस देकर, और लास्ट के अंदर छाती दबाने का काम होता है। लेकिन अब एक नया क्रम आ गया है
और नए क्रम को आप पहचानोगे CAB से। तो पहले 2010 में क्या था, 2010 में था ABC, और ABC से बदलकर इसको कर दिया गया है CAB। अब इसमें सबसे पहले आप कंप्रेशन, यानी आप पहले उसको क्या करोगे, 30 बार उसकी छाती को दबाओगे, फिर आ जाएगा आपको उसके सर के पीछे झुकाकर हवा का रास्ता खोलना है। तो फिर आपने उसको सिर को पीछे की तरफ झुकाया, मुंह को खोला हवा को आने के लिए, और फिर आप क्या करोगे, अपने मुंह से या उसके नाक से आप इसको कृत्रिम सांस दोगे। कितनी बार, 2 बार। तो हम लोगों ने बात की थी ये 30/2 का ये रेशियो रहेगा इसके अंदर। तो ये CAB क्रम याद रखना, इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले छाती पंप करना, फिर सिर को पीछे करके हवा के आने के लिए रास्ता खोलना, और फिर होगा कृत्रिम रूप से उसको श्वास देना। उसके बाद में आ जाता हमारे पास में CPR। अब इस CPR के अंदर, इस CPR से क्या क्या किया जा सकता है, इसमें क्या क्या रहेगा। तो ब्रेन डैमेज, ऑक्सीजन रुकने से 4 से 6 मिनट के अंदर हमारे दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होनी शुरू हो जाती है, और 10 मिनट बाद पूरी तरह से वो सतीकृत और अपरिवर्तित, फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं रह सकता। तो सोचो, अगर तुरंत अगर किसी व्यक्ति को ये सहायता मिल जाए तो कितना उससे फायदा हो सकता है। फिर AED का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, हृदय गति को सामान्य करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने वाला एक पोर्टेबल उपकरण होता है, पर हर जरूरी नहीं हर समय हमारे पास में है। हैंड्स ओनली CPR, हाथ से यदि सांस देना ही नहीं आता तो केवल लगातार चेस्ट कंप्रेशन। अगर हमको मान लो मुंह से ऑक्सीजन देना नहीं आ रहा है, तो आप उससे क्या करो, लगातार पंपिंग करते रहो, वो रुकनी नहीं चाहिए, और हो सकता है उसका जल्द से जल्द हार्ट वापस काम करना शुरू कर दे। कानूनी शिक्षा, गुड सैमेरिटन लॉ प्राथमिक चिकित्सा देने वाले मददगारों को कानूनी परिवहन पुलिस उत्पादन से बचाता है। अगर देखो आप किसी को CPR दे रहे हो तो यूं नहीं आप वहां पे फंस जाओगे, नहीं, कानून भी आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। आपको हो सकता है कभी किसी प्रोग्राम के अंदर सम्मानित भी किया जाए, भाई आपने मरते व्यक्ति की क्या किया है, जान को बचाया है। अब इसके अंदर आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दिन याद रखना है। वर्ल्ड रीस्टार्ट अ हार्ट डे, और वर्ल्ड रीस्टार्ट द हार्ट डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर के दिन, 16 अक्टूबर को। ठीक, उसके बाद में आता है फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार। अब इस प्राथमिक उपचार के बारे में बात करें, ये चोट पहुंचने के शुरुआती जो 60 मिनट होते हैं, उन 60 मिनट को गोल्डन आवर कहा जाता है। जो शुरुआत का 1 घंटा होता है उसको कहा जाता है गोल्डन आवर। उसी 60 मिनट के अंदर अगर किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार मिल जाए दुर्घटना के तुरंत बाद, तो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लिया जाए और कुत्ता काटने के ठीक 15 मिनट बाद अगर उसको प्राथमिक 15 मिनट के अंदर अंदर उसको प्राथमिक उपचार मिल जाए, तो उसको उसके लिए बेनिफिट रहेगा। क्या करना चाहिए, कुत्ता काटने के बाद जहां कुत्ते ने काटा है कंटिन्यू आप एक नल के नीचे आ जाओ और 15 मिनट तक उसके ऊपर पानी गिराते रहो, और 15 मिनट तक उसको साबुन और बहते हुए पानी से उसको धो धो कर उसको साफ, यूं नहीं कोई पड़ा पानी ना आपने टब में अंदर ना टब में नहीं डालना है, बहते हुए पानी के नीचे रखना है। 15 मिनट तक लगातार आप लोगों को साबुन लगा लगा कर उसको साफ करना, ताकि उसके अंदर रेबीज के कोई कीटाणु रहे तो उसमें से निकल जाए। फिर अगर जल गया है तो जलने वाले हिस्से को भी आप बहते हुए पानी के अंदर रखो 10 से 15 मिनट तक और कंटिन्यू इसको धोते रहो। क्या क्या करना चाहिए, तो नंबर 1 रूल, महत्वपूर्ण फार्मूले और नियम क्या है, रूल ऑफ 9 शरीर के जलने का प्रतिशत निकालने का मेडिकल फार्मूला है। और मेडिकल फार्मूला क्या है, किस प्रकार से पता करें, रूल ऑफ 9, अगर आपका देखो इसमें 9 का पाड़ा देना आप लोगों को, अगर आपका हाथ जल जाता है तो हाथ जल जाता है इसका मतलब आप 9% जल गए। ठीक है, अगर आपका एक हाथ जल गया, बायां हाथ जला तो 9%, और बायां पैर जला तो आप 18%। ठीक, फिर उसके बाद सिर और गर्दन का भाग जल गया तो 9%, 9 याद रखना है, सिर और गर्दन 9, एक हाथ 9, दूसरा हाथ 9, अगर दोनों हाथ जल गए तो 18, और सर भी साथ में जल गया तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 9 से ऐसे याद रखना, तो सर 9, एक हाथ 9, दूसरा हाथ भी 9, दूसरा पैर 18%। और फिर हम लोग बात करें जो जननांग क्षेत्र होगा वो रहेगा 1% के अंदर, और पेट का क्षेत्र आ जाएगा आपके 18% के अंदर। और ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को, जो अगर आप परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि फलाना फलाना व्यक्ति था, गैस सिलेंडर से रसोई के अंदर आग लग गई और उसके दोनों हाथ और गर्दन और मुंह जल गया, बताओ वो कितने प्रतिशत तक जला है, तो दोनों हाथ जले हैं तो 9 और 9 18, और गर्दन वाला क्षेत्र जला है, सिर वाला क्षेत्र जला है तो 9,
तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। किसी व्यक्ति के दोनों पैर जल गए, तो दोनों पैर जल गए तो 18 18, एक पैर 18 दूसरा पैर भी 18, तो 18 दूनी 36, तो 36% तक वो झुलस गया है। किसी व्यक्ति का सिर्फ पेट पेट झुलसा है तो 18% झुलता है। पेट और दोनों पैर झुल गए तो 18 18 दिन 36 और 18 तिया 54, यानी वो 54% तक झुलस चुका है। इस तरह से हम उसके जलने का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, ये हमसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे कई बार ये एक कुछ ऐसे सिंबल्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। बहु इलायत मरीजों की गंभीरता के आधार पर इलाज की प्राथमिकता तय करता है। इसमें लाल, पीला, हरा और काला टैग होता है। अगर लाल है इसका मतलब क्या है, बड़ा गंभीर मामला है। पीला मध्यम, हरा हल्का और ये हो जाएगा एकदम काला असामान्य, यानी कोई खतरे की बात नहीं है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना होगा DRABC, और DRABC क्या होता है। D मतलब होगा डेंजर यानी खतरा, R मतलब रिस्पॉन्सिबल यानी प्रतिक्रिया देना, होश में लाना, A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीथिंग और C मतलब हो जाएगा सर्कुलेशन, उसके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर आ जाएगा राइस। राइस क्या होगा, देखो उसको देखो रेस्ट करने दिया जाए। आइस से अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर होने पर राइस यानी उसको रेस्ट करने दो, आइस से सेक कर लो, फिर उसके बाद में कंप्रेशन और फिर आ जाएगा उसको एलिवेशन यानी उठाकर उसको किसी जगह पर लेकर जाना, ठीक। फिर आ जाता है प्राथमिक उपचार के अंदर आपातकालीन तक, इमरजेंसी के अंदर क्या किया जाए। फिर आता है श्वास नली में अगर कुछ फंस जाए, गले में अगर कुछ फंस जाए तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, उस जिसके गले में फंसा है उसको आप पीछे से पकड़ोगे, पीछे से उसकी नाभि पर पकड़कर यहां से आप उसको पुश करोगे, दबाओगे, जोर से क्या करोगे, दबाओगे। तो पीछे से इस तरह से पकड़कर यहां से नाभि के ऊपर से आप दबाव दोगे तो हो सकेगा उसके गले में से निकल जाए। फिर उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की मुख्य धमनी में अत्यधिक खून बह रहा हो तो उसको रोकने के लिए एक पट्टी बांधी जाती है ना, और पट्टी बांधी जाती है उस घाव के बिल्कुल ऊपर की तरफ, कसकर उसको क्या कर दो, पट्टी बांधी जाए ताकि उसके ब्लड जो बह रहा है उस भाव को रोका जा सकता है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार हम लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, तो कुछ ऐसे प्रतिबंधित काम भी है जो हमको नहीं करने हैं। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो नहीं करने में सांप काटने पर अब लोग क्या करते हैं, हमेशा घाव को हृदय के स्तर से ऊपर ना रखे। तो घाव को हृदय के स्तर से ऊपर ना रखे, तो जहां घाव है उसको ऊपर की तरफ हमेशा नीचे रखना है। घाव को सूंघने या कसकर टूर्निकेट बांधने की गलती ना करें। अब लोग क्या करते हैं कई बार कि सांप काट लिया तो एकदम कसकर उसको बांध लो, उसको सूंघ लो, कई बार जो या उसको मुंह में ले लेकर थूक थूक के, वो फिल्मों में दिखाते ना, तो उसको मुंह में भरा थूका, ये काम हमको कभी भी नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, घाव को ऐसे नीचे रखना है। जैसे आपको पैर में काट लिया है और आप उस पैर को ऐसे, तो हमारे हाथ से क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया ना, लटका के रख सकते हो, ऊपर की तरफ नहीं रखना है। हाथ पे काट लिया तो हाथ को भी नीचे लटका के रखो। अब आप कहोगे सर यहां काट लिया जाए तो सांप यहां उछलेगा क्या, आप लेट रहे हो यहां काट, तो नीचे की तरफ झुक जाओ, ठीक है। ऊपर नहीं रखना इस तरह से, जैसे यहां काट लिया ना तो नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। जल जाए तो क्या करें, कभी भी सीधे घाव पर बर्फ, तेल या मक्खन ना लगाए। आपको भी बताया था 15 मिनट तक उसको क्या करना है, पानी डालो उसके ऊपर, जलने पर भी सीधा बर्फ, तेल और मक्खन कुछ भी उसके ऊपर ना लगाए, ठीक है। फिर हम लोग बात करें तो प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर महीने के अंदर जो दूसरा शनिवार आता है, और सितंबर मास में आने वाला दूसरा शनिवार हर साल ये विश्व प्राथमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो डे नहीं है, दिन है, यहाँ पे कोई तारीख नहीं है। सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। फिर हमारे पास में आ जाता है सोशल मीडिया एडिक्शन। अब सबसे पहले इसके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक शब्दावली काम में ली जाती है, जिसमें एक शब्द आता है डोपामिन लूप। ये क्या होता है, अब कई बार व्यक्ति सोशल मीडिया पे कोई फोटो डालता है और फोटो डालने के लिए पीछे मुख्य वजह क्या थी, ज्यादा ज्यादा लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले। अब सोचा तो उसने था मुझे खूब सारे लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे, लेकिन उसको ना तो कोई लाइक्स आया ना कमेंट्स आया। तो ऐसे में बार बार जाकर वो क्या करता है, फोन चेक करता है, यार कितने लाइक हो गए, कितने कमेंट्स आ गए, कितने लोगों ने क्या कुछ लिखा। तो ये बार बार लाइक कमेंट्स जो आप देखते हो, इसको कहा जाता है डोपामिन लूप। और उसमें आपने फोटो पोस्ट करने के बाद हर 5 मिनट बाद जाकर चेक कर रहे हो, हर 5 मिनट बाद जाकर चेक कर रहे हो। फिर उसके बाद में आता है एक शब्द फोमो।
ये फोमो क्या होता है? दूसरों की ऑनलाइन लाइफ को देखकर आपको ये लग रहा है कि यार आप अपने जीवन, वो घूमने गया, वो उसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, नाच लिया, गा लिया, आपको लगेगा यार उसकी जिंदगी कैसी है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं। दूसरों को देखकर खुद को अनसिक्योर बनाना, ये है फोमो। एक आता है आपके नोमोफोमिया। ये नोमोफोमिया क्या होता है? जैसे आपका फोन है और फोन किसी कारण से आपके पास में नहीं है, दूर हो गया, अब आपको घबराहट से, अरे मेरे फोन कहां गया, अरे मेरा फोन क्यों नहीं मिल रहा है। ये फोन ना मिलना, ये है नोमोफोबिया। अब घर के अंदर रखकर आ गए और आपके अंदर बेचैनी, मेरा फोन मेरे से दूर है, मेरा फोन मेरे पास में नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको नोमोफोबिया कहा जाएगा। या मान लो आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बंद होने वाला है फोन, अब घबराहट, मेरा फोन बंद हो रहा है, मेरा फोन बंद हो रहा है। या फिर नेट खत्म हो गया, अब नेट खत्म हो गया तो भी वही तड़प, फोन तो है, बैटरी भी है, लेकिन नेट का रिचार्ज खत्म हो गया, अब वही तड़प मच गई, तो उसको क्या कहा जाएगा? नोमोफोमिया के नाम से जाना जाएगा। फिर आता है एक फबिंग। फबिंग क्या होता है? फोन में लगे रहना, अपने पास में जो अपना आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए आया है, अब वो मिलने के लिए आया लेकिन वो बैठा है और आप लगातार फोन के अंदर, अरे भाई वो तुझसे मिलने आया, उसको तो टाइम दे, पर आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसको कहा जाता है फबिंग। फिर एक शब्द आता है आपके पास में, डूम स्क्रोलिंग। और डूम स्क्रोलिंग क्या मतलब? इसमें आप हमेशा लगातार नकारात्मक, दुखद और बुरी खबरों को स्क्रॉल करते रहना, ये चीज देखोगे, बराबर बराबर उसको ऊपर किए जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आता है महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े। देखो ध्यान रखना, भारत के अंदर प्रतिदिन भारतीय उपयोगकर्ता 2.5 से लेकर 3 घंटे तक सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। ये ग्लोबल डिजिटल रिपोर्ट 2024 हमको कह रही है कि प्रतिदिन औसत रूप से हर एक भारतीय व्यक्ति 2.5 से 3 घंटा अपना समय कहां खराब कर रहा है? इस सोशल मीडिया पर खराब कर रहा है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया की लत को व्यवहारिक लत मान लिया गया है, और व्यवहारिक लत मानकर WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर ICD-11 में एक आधिकारिक रूप से इसको मानसिक बीमारी घोषित कर दिया है। अधिक सोशल मीडिया के ऊपर आप डिपेंड रह रहे हो, अधिक सोशल मीडिया की आपको लत लगी है, तो आप मानसिक रूप से बीमार हो। एक आता है अटेंशन स्पैन, जिसको हम गोल्ड फिश इन्फेक्ट के नाम जाना जाता है। शॉर्ट वीडियो रील्स के कारण युवाओं का ध्यान करने की क्षमता घटकर 8 सेकंड से भी कम रह गई है, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? अटेंशन स्पैन। फिर हम लोग बात करें तो आता है शरीर पर जैविक प्रभाव क्या बनेंगे। तो मेलाटोनिन की कमी आ रही, स्किन की नीली रोशनी, फोन के अंदर से जो ब्लू लाइट निकलती है, ब्लू रेज निकलती है, इसके कारण नींद के हार्मोन्स जो होते हैं मेलाटोनिन, ये उसको रोकती है, और मेलाटोनिन की कमी के कारण हम लोगों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद मेलाटोनिन के कारण आती है, और मेलाटोनिन को वो नीली किरणें रोक रही है, तो मेलाटोनिन की कमी हो जाएगी, और मेलाटोनिन की कमी के कारण हमको नींद आनी बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा? कार्टिसोल बढ़ेगा, और कार्टिसोल बढ़ेगा तो ये कार्टिसोल हार्मोन्स बढ़ने से हम लोग हमेशा नेगेटिव रहेंगे। ये नेगेटिविटी को क्या करता है? बढ़ाता है। नकारात्मक कंटेंट या अगर कोई साइबर बुलिंग है तो इससे हम तनाव में आएंगे, तनाव में आने से हमारे पास में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा। फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में सूखापन और डिजिटल आई स्ट्रेन हो जाता है। आंखों में सूखापन आ जाएगा, जलन होगी, धुंधला दिखाई देगा, और आपके दिमाग के सर के अंदर दर्द रहना प्रारंभ हो जाएगा। क्या करें? कोई समाधान भी होगा? तो जो परेशानी उसका समाधान भी होगा क्या? सबसे पहले तो आप एक सिस्टम करो डिजिटल डिटॉक्स का, यानी हम लोग कुछ ऐसा समय रहेगा जिस समय हम हमारे पास में फोन रखेंगे ही नहीं, और अपने आप को इस फोन से, सोशल मीडिया से, इन गैजेट से कुछ समय के लिए दूर करेंगे। खेलो, कुछ बुक्स पढ़ो, कोई आउटडोर गेम खेल लो, कहीं घूमने के लिए चले जाओ, प्राकृतिक जगह पे जाकर बैठ जाओ, अपने घर वालों को समय दो, अपने जो पालतू जानवर है उनके साथ में समय बिता लो, आदि आदि। उसके बाद में आ जाता है डिजिटल वेलबींग टूल्स। ये एक ऐसा ऐप है, ये ऐप क्या करता है? आप लोगों के फोन को या स्क्रीन टाइम को घटा देता है। कैसे घटाएगा? इसमें आप टाइमर सेट कर दोगे, भाई इतने देर हमको रहना है इस पे, तो फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बंद हो जाएगा, और आपको एक अलर्ट हो जाएगा, भाई इतना घंटा तो देख लिया भाई, अब तो रुक जा, अब बंद कर ले। फिर उसके बाद में आता है राइट टू डिस्कनेक्ट। ये राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है? अब कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जरूरी हो जाता है कंप्यूटर लैपटॉप पे टाइम बिताना,
तो कर्मचारियों को ऑफिस के घंटों के बाद अब आप ना तो ईमेल कर पाओगे ना मैसेज कर पाओगे। अब मान लो जैसे आपको 6 बजे ऑफिस की छुट्टी हो गई, अब आपके ऑफिस से मेल आया साहब 8 बजे, जवाब दो, वो चेक करो, नहीं करेंगे। कल ऑफिस टाइम होगा तब दिखाएंगे, कल ऑफिस टाइम होगा तब जवाब देंगे। ऑफिस टाइम के अलावा बार बार अब आपको ये भी भाई देखो, ऑफिस का मेल चेक करना जरूरी भी हो जाता है और उसके लिए भी हमको बार बार क्या करना पड़ता है, फोन चेक करना पड़ता है। तो ऑफिस टाइम के बाद अब आपको ना तो मेल किया जाएगा और ना आपको मेल चेक करने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, जैसा कि फ्रांस के अंदर, ये फ्रांस जैसे देशों के अंदर भी इसको कानूनी। फिर आता है नशा मुक्ति केंद्र। तो मेंटल हेल्थ केयर 2017 के तहत एम्स जैसे प्रमुख अस्पतालों में इंटरनेट एडिशनल की डी एडिक्शन सेंटर की स्थापना की गई है। वहां डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं डी एडिक्शन सेंटर में जाकर, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटलों के अंदर जाकर। तो ये भी हो गया। अब आ जाता है अपने पास में चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट आ जाता है ड्रग्स एब्यूज। देखो आज सबसे भयंकर और घातक हो रहा है ये नशा, और नशे के लिए भी ऐसे कुछ वैज्ञानिक शब्दावली काम में ली जा रही है। क्या क्या शब्दावली काम में ली जा रही है? एक आता है डोपामीन। ये डोपामीन क्या है? ये डोपामीन ड्रग्स मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और भारी मात्रा के अंदर डोपामीन जो खुशी का न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको रिलीज करता है, और इससे व्यक्ति बार बार ड्रग्स लेने की तीव्र इच्छा होती है। अब कई लोग कहते हैं ना कि यार बड़ी टेंशन में थे इसलिए आज हमने ये ड्रग्स ले लिया। अब ड्रग्स लिया तो क्या उससे टेंशन खत्म हो गई, दुख खत्म हो गया? सुना होगा। तो उसमें वो क्या होता है, जब आप ड्रग्स ले लेते हो तो डोपामिन जो खुशी का जो न्यूट्रोमीटर होता है उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। और हालांकि उसको खुशी है नहीं, लेकिन वो कृत्रिम रूप से उसको रिलीज किया जा रहा है, तो वो सोच रहा है कि हाँ मैं खुश हो गया। फिर आ रहा है टॉलरेंस। जब शरीर को किसी ड्रग्स की आदत पड़ती है तो पहले जैसा नशा या प्रभाव महसूस करने के लिए व्यक्ति को उस ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा की सेवन करनी पड़ती है। आपने एक गोली ली, ठीक है, सर दर्द ठीक हो गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, फिर आपको उससे हैवी मात्रा के अंदर गोली लेनी होगी, क्योंकि वो तो आपके शरीर के अंदर क्या हो गया, हैबिचुअल हो गया। तो धीरे धीरे कोई व्यक्ति 1 पैक पी रहा है, 2 पैक पी रहा है, फिर आधी बोतल पिएगा, फिर वो टल हो जाएगा, पूरी बोतल पीना शुरू कर देगा, है ना। तो पहले कम मात्रा में असर करेगा, फिर अधिक मात्रा में, तो पहले कम मात्रा में असर करके फिर अधिक मात्रा में ये हो जाएगा। तो पहले तो 1-2 से शुरुआत होगी और फिर क्या होगा, फिर तो भाई साहब एकदम टंकी बन जाओगे। फिर आता है विड्रोल सिंड्रोम। और विड्रोल सिंड्रोम क्या होता है, जब कोई नशे का आदी है और अचानक से ड्रग्स लेना उसको बंद कर दिया, तो उसका शरीर और दिमाग दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। दिमाग के अंदर भी असर पड़ेगा, शरीर के ऊपर भी असर पड़ेगा, उसको वाइब्रेशन हो जाएगा, पूरा शरीर कांपना शुरू करेगा, पसीने पसीने में हो जाएगा, डिप्रेशन में रहेगा, उसको उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, ऐसी ऐसी बातें आ जाएगी। फिर हम लोग बात करें इसको मादक पदार्थों को वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित किया गया है। सबसे पहले आता है कुछ उत्तेजक। उत्तेजक क्या करते हैं, हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो रहेगा, जिसको हम सीनेस कहते हैं, उसके ऊपर ये प्रभाव डालता है, ऊर्जा और अल्टरनेस मिलाते हैं। कौन कौन से होंगे जिसके अंदर बात करें तो कोकीन हो गया, एप्टोमिन हो गया, निकोटीन हो गया, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर। फिर आता है अवसादक। ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को धीमा करते हैं, जैसे शराब हो गया, हेरोइन हो गई, माफिन हो गया, अफीम हो गया, जिसे हम ओपियोइड्स कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपियोइड्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में आता है भ्रमजनक। और भ्रमजनक क्या होता है, ये सोचने और देखने की शक्ति को बदल देता है, हमारे दिमाग के अंदर क्या करता है, भ्रम पैदा कर देता है, भ्रम उत्पन्न कर देता है। जैसे LSD, मैजिक मशरूम, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर आता है कैनबिस। ये क्या होता है, ये उत्तेजक, अवसाद और भ्रमजनक तीनों चीजों से जुड़ा हुआ प्रभाव रहता है। जैसे चरस हो गया, भांग हो गया, गांजा हो गया, ये सारा इस श्रेणी के अंदर आ जाएगा। अब हमारे यहां आखिर ये ड्रग्स क्यों आ रहा है, हमारे लिए इस ड्रग्स के लिए क्या क्या चुनौतियां आ रही है, भारत के लिए भौगोलिक और सुरक्षा के रूप में ड्रग्स किस प्रकार से चुनौतियां आएगी। तो यहां हम लोग बात करें तो यहां हम लोग देखेंगे हमारे लिए GS3 इंटरनल सेक्रेटरी। भारत की भौगोलिक स्थिति ड्रग तस्करी के लिए अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि भारत एशिया के 2 तरफ अवैध अफीम उत्पादक देशों के ठीक बीच में है। 2 कौन कौन से हो गए, देखो,
इधर हम लोग बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 3 देश हो गए जो भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर अफीम का उत्पादन कर रहे हैं, ड्रग्स का उत्पादन कर रहे हैं, जिसको स्वर्णिम अर्धचंद्र कहा जाता है। ठीक है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में आ गई है, इसको स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। और स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर देखो सुनना, ये चीजें काम की है। स्वर्णिम अर्धचंद्र क्या है, स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, यहां से क्या होता है, सिंथेटिक ड्रग्स और हेरोइन की तस्करी भारत के अंदर मुख्य रूप से हो रही है। तो अब इधर भी हमारे लिए तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर ये 3 देश, और स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी गोल्डन क्रेसेंट्स के अंदर भी हमारे लिए 3 देश, जो दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक देश है, ये भी हमारे लिए क्या हो रहे हैं, एक तरह से दोनों तरफ से हमारे लिए खतरा बना हुआ है। अब इन दोनों ड्रग्स के बीच भारत एक तरह से सैंडविच की तरफ हो गया कि नहीं हो गया? इधर भी ब्रेड आ गई, इधर भी ब्रेड आ गया, हम बीच में मक्खन मक्खन रह गए। और दोनों तरफ से क्या हो रही है, ये तस्करी हो रही है बोर्ड की तरफ से। अब हमारे यहां पर नशे के पैसे को अंदर आतंकवादी के अंदर लाया जा रहा है, और ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या कर रहे हैं, बड़े आतंकवादी ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं ज्यादातर तो, और ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, फिर इसके अंदर युवा शक्तियों का हास हो रहा है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, नकली टेरिफर्ड हो रहा है, आतंकवाद को पैसे दिए जा रहे हैं, फंडिंग मिल रही है, सीमा सुरक्षा के लिए हमारा खतरा है, आर्थिक रूप से हमारे लिए नुकसान आ रहा है इससे। फिर आता है प्रमुख रिपोर्ट और डेटा के अनुसार यूएनओडीसी, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के अंदर हम बात करें तो ये पूरे विश्व के अंदर हम लोगों को, विश्व के अंदर ये मादक पदार्थों की क्या स्थिति उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी करती है पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है दारू यानी शराब, एल्कोहल। फिर उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे भांग या गांजा, और भांग और गांजा को कहा जाता है कैनाबिस। और तीसरे नंबर पे आएगा ओपियोइड्स यानी हेरोइन आदि आदि, तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे शराब, दूसरे नंबर पे भांग गांजा, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा हेरोइन आदि। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपियोइड्स के नाम से जानते हैं। अब पंजाब, सिक्किम, मिजोरम और दिल्ली जैसे राज्यों के अंदर ओपियोइड्स के उपयोग की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। ये 4 राज्य ऐसे हैं, पंजाब, सिक्किम, मिजोरम और दिल्ली, जहां पर ये ओपियोइड्स यानी हेरोइंस, ये इंजेक्शन, स्मैक, एमडी जो होते हैं आदि आदि, ये सारे के सारे क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादा ले रहे हैं। तो 4 राज्य कौन कौन से हो गए उत्तर भारत के अंदर, तो एक पंजाब, और पूर्वोत्तर के अंदर सिक्किम, मिजोरम, और एक आ जाएगा आपके दिल्ली। ठीक है, तो उत्तर भारत के अंदर 2 और सिक्किम, मिजोरम। अब यहां राष्ट्रीय औसत से भी इन तीनों के अंदर ज्यादा है। फिर इससे व्यक्ति ही नहीं पूरे समाज और देश को नुकसान पहुंच रहा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक बोझ में वृद्धि होगी, अपराध और आतंकवाद को बढ़ा मिलेगा, परिवार और समाज का भी इससे क्या होगा, विघटन होगा। तो क्या करना चाहिए? फिर आ रहा है इसके संवैधानिक प्रावधान और कानूनी ढांचा। नंबर अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके तहत बताया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, औषधि प्रयोजनों को छोड़कर नशीले पेय और मादक पदार्थों के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का काम करेगा। सरकार के लिए निर्देश है कि दवाइयों के अंदर अगर ड्रग्स काम में आ रहा है वो तो आएगा ही, इसके अलावा आप क्या करोगे, जो भी ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करो, प्रतिबंध लगाओ। एनडीपीएस अधिनियम 1985, जिसको पूरी तरह से कहे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये भारत के अंदर नशीली दवाओं के उत्पादन, निर्माण, खेती, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन को पूरी तरह से प्रतिबंध करके कठोर दंड देने का काम करता है। फिर आता है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनडीपीएस। इस अधिनियम के तहत 1986 के मॉडल राष्ट्रीय एजेंसी का गठन किया गया जो इनको रोकने का काम करता है। नशा नहीं, जीवन चुनना है, जागरूकता समाज को सुरक्षित बनाएगा। तो अब नशे को रोकने के लिए देखो, एक तो हो गया एनडीपीएस एक्ट, एक हो गया एनएसबी, एनसीबी, ये दोनों याद रख लेना। भारत सरकार इसके लिए क्या करनी है, सबसे पहले नशा मुक्त भारत अभियान एनएमबीए 2020 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था देश के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में जागरूकता, परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से नशा कम करने का प्रयास करना। कैसे परामर्श की जाएगी, उसकी काउंसलिंग की जाएगी, जागरूकता अभियान चला जाएगा, डी एडिक्शन और पुनर्वास केंद्र, मांग के अंदर कमी लाई जाएगी, आदि आदि। फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है एनएसओआरडी,
नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा एनसीओआरडी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब एनसीओआरडीओ के अंदर देखो, गृह मंत्रालय, पुलिस, राजस्व राज्य एजेंसियां, सीमा सुरक्षा बल, कस्टम और ये एनसीबी, ये सारे के सारे इसके साथ में आकर मिलेंगे। ये सारे के सारे इससे मिलकर बने। फिर सूचना और साझा करना, खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना, एजेंसियों के बीच, मंत्रालयों के बीच सहयोग स्थापित करना, ड्रग्स तस्करी को रोकने का प्रयास करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करवाना। ये 4 टॉपिक हैं और इन 4 टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण बातें और यहीं से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आएगा और आप अपने और जरूरतमंद साथियों तक भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। धन्यवाद। राधे राधे।